हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है बेसिकली इसका आज हम लोग MHT CET करने वाले हैं। इस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच और ये बैच 2024 और 2025 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग 2024 में CET देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में जो CET देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बैच हमने YouTube पे लॉन्च किया है एब्सोल्युटली फ्री, तो कंप्लीटली फ्री बैच है ये। एंड अगर आप YouTube पे जाके देखेंगे तो बेसिकली कहीं भी मतलब आपको ऐसा फ्री बैच इतना डिटेल्ड, इतने सारे फॉर्मूले, प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस शीट्स के साथ आपको नहीं मिलेगा। तो इस बैच में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो ये है ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच। तो आइए इस बैच को और भी बेहतरीन बनाते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस बैच को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके, ज़्यादा ऑडियंस मुझसे जुड़ सकेगी। तो बेसिकली मुझे भी पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो मैं डिटेल में और मज़ा लेके ही पढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे अगर ऑडियंस सामने ज़्यादा हो तो जो बंदा स्टेज पे खड़ा है उसे पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, उसके अंदर की एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, बैच की शुरुआत करते हैं। मतलब बैच तो शुरू हो चुका है, मतलब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बट इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आप जब भी YouTube पे आते हैं, चैनल का नाम यहाँ पे आप टाइप कीजिए जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस। तो ये सर्च बार में जब आप प्रोफेसर ऑफ साइंस टाइप करेंगे तो आपको कुछ ऐसा लोगो दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद, प्रोफेसर ऑफ साइंस में आने के बाद आप लोग कुछ भी मत देखिए, सिर्फ आप लोग डायरेक्टली सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेलिस्ट। पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर है आपका प्यारा ब्रह्मास्त्र फिजिक्स MHT CET बैच, ठीक है, जो कि एक फ्री बैच है। ठीक है, तो इस बैच को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए बिकॉज महाराष्ट्र के कोने कोने में लोग पढ़ाई करते हैं CET की और उन्हें ऑनलाइन कोई अच्छा कोर्स नहीं मिल पाता है बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने जो है, जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने एक पेड बैच लॉन्च किया हुआ है और वो लोग फ्री में YouTube पे कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ा भी रहे हैं बेसिकली ऐप पर तो थोड़ा बहुत एक आध मतलब ऐसे बच्चों के लिए भी एक आध बैच होना चाहिए कि जो लोग आपका बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐप के ऊपर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो यही सोचकर मैंने यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री रखा हुआ है प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल पे ब्रह्मास्त्र MHT CET बैच। तो इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। यहाँ पे कुछ वीडियोज़ अपलोड हो गए हैं और मैं हर रोज शाम को 7:30 बजे आके वीडियोस जो है बनाता हूं और अपलोड करता हूं। तो रोज शाम को 7:30 बजे आप लोग इस बैच को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं बहुत ही प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है आपके 12th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 4 और इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का आइए हम लोग MHT CET पढ़ते हैं कि क्या चीज़ इस चैप्टर के अंदर, आइए समझते हैं। तो बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है। आइए इसका फॉर्मूला शीट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजें बताई गई हैं, उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि वर्क डन इज द एरिया ऑफ द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, याद रखिएगा कि जो वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ द क्लोज्ड पाथ होता है। सो PV डायग्राम, अरे अगर भैया कहीं पे भी आपको ऐसा अगर PV डायग्राम नजर आए, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, अगर आपको कहीं भी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम नजर आए, उसमें आपको कोई भी ग्राफ दिखे, ऐसा ऐसा जैसा भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, तो उसके नीचे का जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है। समझ में आया बच्चा? तो आप बोलेंगे सर इसका एरिया निकालना है कैसे? बिकॉज आप कह रहे हैं कि वर्क डन इज एरिया अंडर कर्व ऑफ PV ग्राफ, है ना। सो PV ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो मतलब यानी कि वो एरिया ही वर्क डन है। तो सर वर्क डन निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसकी जो शक्ल है अगर आप ध्यान से देखें, सो इट्स लाइक अ ट्रेपेजियम। सो ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स मतलब क्या? अरे ये जो दिया हुआ है ना बाबा, एक साइड ये हो गई तो इसकी ऊंचाई यहां पे लिखी होगी, वैसे एक साइड ये हो गई, इसकी ऊंचाई यहां लिखी होगी। तो ये जो ऊंचाई है इन दोनों को ऐड कीजिए। जैसे कि ये ऊंचाई मान लो 20 है और ये 40 है, तो 20 और 40 को ऐड करो तो 20 + 40 यहां लिखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अरे बाबा ये 10th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर था ना मैथमेटिक्स में जिसका नाम था मेंस्यूरेशन, वहां पे सिखाया गया कि व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बेसिकली पहले तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। अच्छा, जो भी पैरेलल साइड्स होती हैं उसके बीच के गैप को ही हाइट कहते हैं। तो ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है और उनके बीच का गैप जो है उसे कहते हैं हाइट। तो वो हाइट यहाँ पे डाल दीजिए। तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ था 2, यहाँ पे लिखा हुआ था लेट्स से 6,
तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे मान लो 20 लिखा है, यहाँ पे मान लो 40 लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लिखेंगे 20 + 40 और हाइट जो है वो सिर्फ आएगी 4, तो 2 2 = 4, इस तरीके से हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया, 2 बच गया। 20 + 40 होता है 60, 16 × 2 होता है 120। सो वर्क डन हमारा आ चुका है 120 जूल। समझ में आया? तो ये आपको एक एग्जांपल मैंने दिया। अच्छा, जरूरी है कि ऐसे ही दिया रहेगा शेप? अरे कुछ भी दिया रहेगा बाबा, हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसा दिया हो। तो जब ऐसा दिया होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लो। अरे अगर ऐसा दिया होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो। अरे हाँ के ना, तो शेप जो भी दिया हो उसके हिसाब से आप चीजें निकाल लेंगे। चलो ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे तो हम आपको और डिटेल में समझाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे क्या दिया हुआ है कि वर्क डन पॉजिटिव है कब, कौन से केस में वर्क डन पॉजिटिव है? ये देखो, जब यहां पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर घट रहा है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ये देखो ना, आगे जा रहा है ना एरो, यहां पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिखा दूं, ये इस तरीके से बना हुआ है। सो इस तरीके से बना हुआ है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती है, अरे भैया ये है पीवी डायग्राम, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क इज पॉजिटिव इफ वी इंक्रीजेस, बस इसको याद रखो। एंड वर्क इज नेगेटिव इफ वी डिक्रीजेस। जो लोग भी केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं वो हो सकता है यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बिकॉज फिजिक्स में और केमिस्ट्री में वर्क डन का साइन कन्वेंशन एकदम उल्टा है, ऑपोजिट है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग फिजिक्स वाला याद रख लो, जो साइन कन्वेंशन है, ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन आपको आ जाएगा। देखो फिजिक्स का साइन कन्वेंशन बहुत ही इजी है। वर्क पॉजिटिव है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी मतलब सिस्टम फैलेगा, एक्सपांड करेगा, सिस्टम फैलेगा, तो वर्क डन पॉजिटिव है। और सिस्टम दबेगा, वॉल्यूम घटेगी, सिस्टम दबेगा, तो वर्क डन नेगेटिव है। बस इतना याद रख लो। यहां पे देखो, अगर आप एरो को ध्यान से देखोगे तो इन लोगों ने ऐसा एरो बनाया हुआ है, तो यानी कि वॉल्यूम घट रही है। जब वॉल्यूम घटेगी तो बेसिकली वर्क डन नेगेटिव है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या है, क्लोज्ड कर्व के लिए वर्क डन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो अगर क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज कैसा होता है, जैसे मान लो कि इस तरीके से कुछ एक आपको फिगर बना के दे दिया गया है प्रेशर वॉल्यूम का। तो अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अरे जैसे घड़ी अपनी चलती है बाबा, ऐसे चलती है ना, 12 1 2 3 4 5 6, तो अगर इस तरीके से चीजें हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव है। और भैया अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव है। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं केस ऐसा ले लूं कि जिसमें चीजें उल्टी हो रही हैं, सो लाइक दैट, इस तरीके से चीजें हो रही हैं, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज टाइप, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है बच्चा, यहाँ पे वर्क डन होता है नेगेटिव। कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, मैं थोड़ा स्लो करूं? चलो आगे। यहां पे बोला कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, चलो ठीक है, डेल्टा यू फॉर अ क्लोज पाथ इज 0। तो सुनो, अगर आपको कहीं भी ग्राफ दिखा और ग्राफ में कुछ ऐसा है कि कोई चीज यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, या फिर कोई भी चीज यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, वापस यहां पे आ गई, तो ऐसा कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में होता है, ये साइकिल बन रही है ना साइकिल, तो इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो इंटरनल एनर्जी बदलती नहीं है, इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर लिसन, एक गैशियस मिक्सचर है, अगर कोई एक गैशियस मिक्सचर है और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? तो एडियाबैटिक में जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुल, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। पहले तो वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चा, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। सो वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, तो उसमें पहला आपका ये आएगा कि अगर आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या मतलब होता है बताता हूं, डोंट वरी। एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, फिर एक हो जाता है आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। एक हो जाता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, और एक हो जाता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर।
तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसमें जो वॉल्यूम है ना वो बदलती नहीं है, डेल्टा वी इज जीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसका चेंज जीरो है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज इज जीरो। आइसोबारिक में प्रेशर चेंज इज जीरो। ये कोर मतलब या चौर मतलब जो भी होता है आइसोकोरिक बोलते हैं, या फिर खाली इस वर्ड को देखोगे ना इसको बोलते हैं चॉर्स। चॉर्स मतलब काम, तो वर्क डन जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो है इस केस में, तो इसलिए इसको मतलब यानी कि वॉल्यूम जीरो है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स, इट इज प्रेशर इनटू डेल्टा वी, ठीक है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो इस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो आता है क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया आइसोकोरिक, क्योंकि ये जो चॉर्स करके वर्ड है, चॉर्स, चॉर्स मतलब होता है काम, तो वर्क जो है काम है और काम इसमें जीरो होता है, ठीक है, तो यहां पे वर्क डन जीरो है, सिंपली वर्क डन जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस, ये बार वर्ड आता है प्रेशर से, प्रेशर का यूनिट है बार, तो वहां से आता है आइसोबारिक, तो प्रेशर चेंज नहीं होता, तो ये हो गया आपका आइसोबारिक प्रोसेस। इसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला है V2 माइनस V1। आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो यहां पे आ जाता है nRT log ऑफ V2 बाई V1, या फिर nRT log ऑफ P1 बाई P2, ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग बोले तो क्या होता है बेटा, log टू द बेस E रहता है, समझ रहे हो, log टू द बेस E। ओके, अब ये जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि हीट कंटेंट सेम रहता है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज सेम, तो सिस्टम से हीट ना तो निकली है ना तो सिस्टम में हीट आई है। लिसन, अगर आपको ये चीजें हार्ड लग रही हैं तो इसको थोड़ा सा 0.75x की स्पीड पे चलाओ। अरे भैया, स्पीड का रहता है ना प्लेबैक स्पीड, आप लोग यूट्यूब पे यहाँ पे जो आइकन बना होगा सेटिंग का, उसमें प्लेबैक स्पीड जो है ना उसको 0.75 कर लो, आपको समझ में आएगा। अरे ये चीजें बहुत ही डिटेल में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेरे जो वन शॉट वीडियोस हैं 12th स्टैंडर्ड के 4th चैप्टर के थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है, उसके जो मेरे वन शॉट वीडियोस उसको देख लो, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। वो वन शॉट नहीं बल्कि बहुत ही डिटेल लेक्चर है, और बहुत ही कम टाइम में 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरा मैंने थर्मोडायनामिक्स खत्म कर दिया है। तो प्लीज आप लोग देखिए, वहां वो देखने के बाद आपको ये चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। बट ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप स्टार्ट टू एंड यहाँ पे जुड़े रहिए, वो चीज बाद में देख लेना। यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बिना वो समझे भी आपको समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हीट कंटेंट जो है सेम रहता है, हीट बदलती नहीं है, हीट ना तो सिस्टम में आ रही है ना सिस्टम से बाहर जा रही है। इस केस में जो वर्क डन होता है वो आपका होता है nR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा, इस तरीके से रहता है, ठीक है। या फिर आप लोग का ये भी आप ले सकते हैं कि इट इज P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गैमा, ठीक है, तो दोनों ही सही है। तो इस तरीके से फॉर्मूले हैं, ठीक है, आप लोग को याद रखना है वर्क डन के डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो वर्क डन हो रहा है उसके फॉर्मूले। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग को एक बेसिक फॉर्मूला और पढ़ाना चाहूंगा। वो बेसिक फॉर्मूला ये है कि जिसे आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। सो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो होती है PV इक्वल्स टू nRT, याद रखना, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन ये रहती है। अच्छा, अब एक चीज बताऊंगा कि अगर प्रोसेस इज मतलब यानी कि एडियाबैटिक या आइसोथर्मल तो क्या होता है। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है या फिर प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो ये इक्वेशन कैसे बदलती है, ध्यान से देखिए। तो आइसोथर्मल है तो ये इक्वेशन सिंपली बन जाती है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, सिंपली बन जाती है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, याद रखिएगा। इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि P1V1 इज सेम एज P2V2, ठीक है, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम सभी को पता है। सो PV इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक का सीन अलग है। एडियाबैटिक में क्या होता है कि PV रेज टू गैमा इज कांस्टेंट, ऐसा आ जाता है। सो PV रेज टू गैमा इज कांस्टेंट, एक ये हो गया। यहां पे और भी इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस और हैं, तो उन्हें लिखे बिना कहानी पूरी नहीं होगी। तो TV रेज टू गैमा माइनस 1 इज कांस्टेंट, या फिर T रेज टू गैमा P रेज टू 1 माइनस गैमा इज कांस्टेंट। ऐसे करके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है बच्चा, तो सभी लोग याद रखेंगे। तो ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद अगर हमने कोई प्रोसेस किया जो कि आइसोथर्मल है तो इक्वेशन PV को कांस्टेंट आ जाएगी, और अगर प्रोसेस किया जो कि एडियाबैटिक है तो PV रेज टू गैमा इज कांस्टेंट, TV रेज टू गैमा माइनस 1 इज कांस्टेंट, T रेज टू गैमा P रेज टू 1 माइनस गैमा इज कांस्टेंट। जहां पे गैमा क्या चीज है, तो गैमा इज
रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है बच्चा। और ये गैमा की वैल्यू क्या क्या होती है वो भी आपको मैं बता देता हूं फटाक से। सो ध्यान से सभी लोग देखेंगे। सो गैमा इक्वल्स टू, एक तो होता है 1.67, एक होता है 1.4, एक होता है 1.28 और एक होता है 4 + f अपॉन 3 + f। अब ये क्या चीज है मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिए सभी लोग, बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिखने जा रहा हूं, बट उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा कुछ अलग जगह पे शिफ्ट कर देता हूं ताकि ज्यादा स्पेस मिले लिखने के लिए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सो ध्यान देंगे सभी लोग। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं नोट गैमा की ये सारी वैल्यूज है, ठीक है। गैमा की ये सारी वैल्यूज है किस किस के लिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपने लिया मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस अगर आपने ले लिया तो आपको ये चीज लेना होगी, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। फिर यहां पर आ गया आपका रिजिड डायटोमिक गैस, रिजिड डायटोमिक गैस। फिर यहां आ गया आपका नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, ठीक है। ये खाली नाम याद रख लो तो भी काम हो जाएगा। फिर यहां पर आ जाएगा पॉलीएटॉमिक गैस। सो देखो सुनो, अरे बाबा मोनोटॉमिक बोले तो जिसमें एक ही एटम है, जैसे हीलियम, हीलियम अकेला ही रहता है ना, हीलियम 2 कभी देखा नहीं होगा आपने। वैसे आर्गॉन देख लो, सो आर्गॉन भी अकेला रहता है, आर्गॉन 2 आपने देखा नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक। डायटोमिक कैसा होगा बच्चा, तो जैसे O2 हो गया तो 2 लोग साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं डायटोमिक। वैसे H2 हो गया, N2 हो गया, ये सब डायटोमिक है, समझ गया बच्चा। तो ये हो गया डायटोमिक। फिर पॉलीएटॉमिक क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे O3 पानी का वेपर, H2O, अरे पानी जो भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है, वेपर बन जाता है H2O, तो बेसिकली वैसे O3। तो ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक है। क्या है ये सब, पॉलीएटॉमिक। अरे बाबा 2 से ज्यादा रहेगा तो पॉली बोलने का, पॉली मतलब मैनी, ज्यादा, बहुत, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। तो ये चीज, अरे बाबा रिवीजन तो ऐसे ही करवाया जाता है ना फास्ट फास्ट। कोई बच्चे कह रहे हैं सर आप थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रहे हो, अरे बाबा बच्चा रिवीजन करना है प्रॉब्लम्स का और उसके बाद प्रॉब्लम्स एक्चुअल में सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम धीरे से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन रिवीजन तो फास्ट में करना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, फिर मैं स्पीड थोड़ी सी घटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सो चलिए, तो ये सारी आपको इक्वेशंस याद रखनी है बच्चा, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस के जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना है। फिर आप और क्या याद रखेंगे, तो अब यहां पे ध्यान से देख लो, इन लोग ने बोला है कि अगर एडियाबैटिक गैसियस मिक्सचर है, एडियाबैटिक मतलब डेल्टा Q इक्वल टू 0, डेल्टा Q इक्वल टू 0, चेंज इन हीट कॉन्टेंट इज 0, और मिक्सचर है गैसेस का, तो उनके बीच में ये रिश्ता होता है। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली रट लेंगे, याद कर लेंगे। देखो रटना भी है ना, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। क्यों, क्योंकि अभी अपने को भले कितने ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन अपन उधर थोड़ी ना एग्जाम में डिराइव करते बैठेंगे, अपने पास टाइम ही कहाँ है। अरे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनका सारा खेल स्पीड पे डिपेंड करता है, तो आप कितने कम टाइम में कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स कर सकते हैं वो मायने रखता है। तो इसीलिए स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको कुछ कुछ चीजें रट्टा भी मारना होंगी, तो रट्टा मारना एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अच्छा भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रट्टा ही मारना है, अरे अगर समझोगे ही नहीं तो फॉर्मूला होके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, अरे मान लो मैंने फॉर्मूला रट लिया लेकिन इसमें एक एक टर्म होता क्या यही नहीं मालूम है, तो फॉर्मूला किस काम आएगा, तो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। चलिए एनीवे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैमा है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, समझ में आ रहा है बच्चा। अच्छा जो स्पेसिफिक हीट्स की बात चली रही है तो मैं कैसे भूल सकता हूं मेयर्स रिलेशन को, तो मैं यहां पे लिखूंगा मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन। सो मेयर्स रिलेशन ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है केटीजी चैप्टर में भी, बट मैं फिर से यहां पे बता दूं क्योंकि यहां पे भी काम का है, सीपी माइनस सीवी इज आर, ठीक है। और आर जो होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या नाम है इसका बच्चा, इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आई होप के सभी के भेज में बातें घुस रही। ओके उसके अलावा और क्या है, ये तो मेयर्स रिलेशन एक तो हो गया, और एक होता है सीपी बाई सीवी का रेशियो, वो होता है गैमा, ठीक है। ये भी सब लोग याद रखेंगे। चलो ये चीजें हो गई। अच्छा अब इसके अलावा डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू यूजुअली क्या होता है, इट इज एन सी पी डेल्टा टी, ये चीजें याद रखो यूजुअली। हाँ डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। मैं आपको सब शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए आपको ऐसे ही याद कर लेना है डायरेक्टली। और डेल्टा डब्ल्यू होता है एन आर डेल्टा टी यूजुअली,
ठीक है, यूजुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन चीजों में वेरिएशन आ सकता है सिचुएशन के हिसाब से, एंड हायर लेवल थर्मोडायनेमिक्स में इनमें फॉर्मूले में काफी सारे बदलाव आते हैं, बट फिलहाल के लिए हमारे लिए सीटी लेवल के लिए ये फॉर्मूले काफी हैं। सो डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू इज एन आर डेल्टा टी, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ रहे हैं तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो पहला जो लॉ है, पहला जो लॉ उसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं उसे? जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या है? ठीक है, जीरोथ लॉ क्या है? तो लिसन वेरी केयरफुली, जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट याद रखेंगे। जीरोथ लॉ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि अगर टी ए टी सी के बराबर है एंड टी बी भी टी सी के बराबर है, देन टी ए टी बी के बराबर है। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग सिस्टम अगर किसी तीसरे सिस्टम के बराबर हैं तो वो दोनों आपस में भी बराबर है। तो यानी कि दो सिस्टम्स का मतलब दो अलग अलग सिस्टम्स का टेम्परेचर अगर किसी तीसरे सिस्टम के टेम्परेचर के बराबर है तो उनका आपस में भी टेम्परेचर बराबर है, सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर। अरे बाबा सुनो, इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. अरे बाबा, अगर दो सिस्टम सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम के साथ, अरे जैसे ए टीसी के मतलब टी ए टीसी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वैसे टीबी भी टीसी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका ये मतलब हुआ कि टी ए टीबी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बस यही हो गया जीरोथ लॉ, बहुत ही बचकाना लॉ है। फिर हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना बचकाना है, वो ये है कि जब भी हम हीट देते हैं चीजों को तो उनका एक तो गर्मी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और साथ में वो चीजें फैल जाती हैं, यानी कि वर्क डन होता है, एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम बढ़ती है, बस खत्म। अरे कितनी बचकानी चीज है यार, कितनी बचकानी चीज है। मतलब इससे ज्यादा इजी दुनिया में शायद ही आपको कोई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताए। अरे इसमें है ही क्या, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे मतलब यानी कि जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें जब मैं ऑफलाइन में कुछ चीजें बताता हूँ तो मैं उन लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लूप है, लूप सुनो, एक डंडा है, डंडा, अबे डंडा है, उस डंडे में एक ऐसा लूप बनी हुई है जो कि मेटालिक लूप है। ठीक है, इधर देखो, एक ऐसा लूप है और यहां पर लकड़ी का डंडा है जिससे आप पकड़ सकते हो। तो लकड़ी के डंडे को पकड़ लिया, यहां पे एक लूप बनी हुई है, लूप, और हमारे पास एक बॉल है, गेंद है, जो कि लगभग इसी साइज की, लगभग इसी साइज की बॉल है। ठीक है, और ये दोनों ही मतलब यहाँ पे लकड़ी है, ठीक है, यहाँ पे लकड़ी है, वुड है, जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, ये है ब्रास का बना हुआ। तो दोनों चीजें ब्रास की बनी है, ब्रास मतलब पीतल, दोनों ब्रास का बना हुआ है। ठीक है, अब इस बॉल को उठा के मैं क्या करता हूं, चिमटे से पकड़ता हूं, चिमटे से इसको लेके गैस पे रख देता हूं, और गैस पे 2-3 मिनट रखा तो ये बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता है। अच्छा, गैस पे रखने से पहले मैं करके क्या दिखाता हूं बच्चों, सुनो। इस डंडे को पकड़ा, ये लूप मेरे हाथ में है, बॉल को है ना लूप में डालता हूं ना, लूप में, तो बॉल पास हो जाता है। बॉल को जब मैं डालता हूं तो बॉल पास होकर नीचे आ जाता है, समझ रहे हो, बॉल यहां से पास होकर नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इस बॉल को हीट करता हूं, गर्म करता हूं, उसके बाद इस लूप में डालता हूं तो इससे पार नहीं होता है। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे ये पता चला कि चीजों को जब गर्म करते हैं तो वो फैलती हैं, तो वर्क डन होता है, एक्सपांशन होता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि इसको चिमटे से पकड़ के मैं गैस पे रखता हूं, चिमटे से पकड़ के ही यहां पे लेके आता हूं। उसका रीजन क्या है? हाथ से क्यों नहीं पकड़ रहा? अबे क्योंकि ये गर्म हो गया। तो जब भी तुम चीजों को हीट दोगे, हीट सप्लाई दोगे, आग दोगे, नीचे से आग लगाओगे, तो वो चीजें गर्म होंगी, तो डेल्टा यू बढ़ेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और साथ में वो चीजें फैलेंगी, मोटी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो यहां से हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाना चाहिए कि क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ, ये और भी इंटरेस्टिंग लॉ है, ध्यान से सुनो। ये लॉ ये कहता है कि हीट अपने आप से बाय इटसेल्फ कैन नेवर गो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। मतलब हीट जो है, गर्मी जो है, कभी भी खुद से अपने आप से स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली कभी भी नहीं जा सकती लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ।
हीट कभी भी खुद से लो से हाई टेम्परेचर पे नहीं जा सकती। और ये तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है बेटा, इसमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है बचपन से कि हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ना कि लो से हाई। तो हीट कभी भी लो से हाई अपने आप से नहीं जा सकती, ये बात जिंदगी में याद रखना, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है, दूसरा लॉ है दो स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड लॉ दो स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से प्लीज। हीट अपने आप से लो से हाई नहीं जा सकती, लेकिन लो से हाई हम लोग पहुंचा सकते हैं, ये बात अलग है। हम लोग ठंडी चीज को और ठंडा कर सकते हैं और गर्म चीज को और गर्म कर सकते हैं, अरे हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं नेचुरली लो से हाई हीट नहीं आ सकती। तो अच्छा कैसे मतलब हम लोग कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने लेक्चर में अपने चैप्टर्स में डिस्कस की हैं। तो ये खत्म होने के बाद, ये पूरा होने के बाद आप जाके वो चीज डिटेल में देख लेना, ठीक है। ओके, एनीवे, सो हीट बाय इटसेल्फ कैन नेवर गो फ्रॉम लो टू टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट अपने आप से नहीं जा सकती, ये हो गया इसका पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दुनिया में ऐसा हीट इंजन कभी नहीं बन सकता, नो हीट इंजन कैन एवर कन्वर्ट ऑल हीट इनटू ऑल वर्क। तो दुनिया में ऐसा कोई इंजन कभी नहीं बना पाओगे जो पूरी की पूरी हीट को पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट कर डाले। ऐसा कभी जिंदगी में कोई इंजन नहीं बन सकता, आप नहीं बना सकते। थैंक यू अब्दुल। सो दुनिया में ऐसा कभी हीट इंजन आप बना ही नहीं सकते, दुनिया में ऐसा हीट इंजन आप कभी बना ही नहीं सकते जो पूरी हीट को पूरे वर्क में बदल डाले। ऐसा हीट इंजन कभी नहीं बन सकता, पूरा हीट पूरा वर्क कभी नहीं बन सकता। तो ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को याद कर लेंगे, क्योंकि थियरी टाइप का कोई क्वेश्चन अगर सीईटी में आता है तो उसमें मार्क करने के लिए स्टेटमेंट आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। तो एक सेकंड, शुरुआत करते हैं जीरोथ लॉ से। जीरोथ लॉ क्या बोल रहा है कि अगर ए सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए बी के बराबर है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो भी चीज को गर्म करोगे, मतलब हीट दोगे, आग लगाओगे, वो चीज पहले तो वो गर्म होगी, और मतलब हीट दोगे तो वो गर्म होगी और फैलेगी, गर्म होगी फैलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड लॉ ये कह रहा है कि कभी भी हीट लो से हाई टेम्परेचर पे अपने आप से नहीं जा सकती। और दूसरा स्टेटमेंट उसी लॉ का ये कह रहा है कि हीट इंजन ऐसा आप कभी नहीं बना सकते कि जो पूरी हीट ले और पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे। यानी कि 100 जूल की अगर हीट ली गई तो 100 जूल का वर्क कभी नहीं बनेगा, उससे कम बनेगा, 60 जूल का बनेगा, 65 जूल का बनेगा, 80 जूल का बनेगा, 100 जूल का वर्क कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ। तो ये सब चीजें बहुत काम आती है बेटा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं कुछ और चीजों पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी क्यू का फॉर्मूला, डी यू का फॉर्मूला, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर पीवी को कांस्टेंट और ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब मैं आपको इक्वेशंस बता चुका हूँ, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, कुछ और भी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आई होप कि सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो है गरम गरम ओट्स आ चुके हैं। आजकल क्या है कि मैं थोड़ी बहुत डाइटिंग कर रहा हूँ, तो हमारे जो अब्दुल रब भाई हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। अब तो पहले स्टूडेंट थे, अब दोस्त भी हैं। सो हमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना के देते हैं, कभी ग्रीन टी, कभी जो है ओट्स एंड ऑल। हेल्थ का ध्यान रखते हैं भैया। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि भाई मेरा भी वजन जो है कम हो जाए। ओके फाइन। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा था यार, अरे दिमाग से निकल गया, बातों ही बातों में ऐसा उलझा जिया। ओके, एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान देंगे। तो हीट इंजन के बारे में बताने वाला था, ध्यान से सुनिए। सो हीट इंजन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो क्या रहता है मालूम है? बहुत ही सिंपल चीज रहती है, कुछ नहीं है। खाली हीट इंजन में ये रहता है गर्म चीज और ये रहता है ठंडी चीज, ठीक है। तो ये हॉट है और ये कोल्ड है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड। इसमें से हीट ली जाती है थोड़ी सी, इसमें से हीट Q1 ले लिया, थोड़ा बहुत काम किया जाता है, वर्क डन, और बाकी बची हुई जो हीट है, कितना बचेगा? अबे 100 जूल लिया, 60 जूल काम किया, तो बचा कितना? 40 जूल ना। 100 जूल लिया और 60 जूल काम किया, 40 जूल बच गया, तो 40 जूल उसको फेंक दिया था कोल्ड चीज में, तो Q1 - W फेंक दिया था, इसको हम लोग Q2 बोलते हैं, समझ रहे हो? अरे Q1 लिया, W काम किया, Q2 फेंक दिया, और Q2 है कितना? Q1 - W। अरे हाँ क्या ना, सो Q2 फेंक दिया जाता है,
समझ गए। और Q2 है कितना, Q1 माइनस W। चलो ठीक है, एनीवे। तो ये जो हीट इंजन है, हीट इंजन, इसकी एफिशिएंसी क्या है? सो एफिशिएंसी है 1 माइनस T2 बाई T1, याद रखना, ठीक है। सो एफिशिएंसी है 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, जहां पे ये जो टेम्परेचर्स हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, यानी कि इसको केल्विन में ही मेजर करना है, केल्विन में ही लिखना है। तो ये हो गया आपका हीट इंजन, ठीक है, आइडियल हीट इंजन। ये हो गया आइडियल हीट इंजन। अच्छा, अगर आइडियल नहीं है तो नॉर्मल हीट इंजन अगर रहेगा, नॉर्मल हीट इंजन, तो उसमें याद रखना कि आप लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये फॉर्मूला अलाउड नहीं यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हीट है, ठीक है, कि कितना हीट लिया, कितना हीट दिया, ये सारी चीजें। तो नॉर्मल हीट इंजन के लिए आएगा, ओके। आइडियल हीट इंजन के लिए ये भी सही है और इसके लिए ये भी सही है। अबे ये फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, हर एक के लिए काम करेगा। तो आइडियल हीट इंजन के लिए 2 फॉर्मूले हैं और इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। ये तो हो गया हीट इंजन। वैसे मैं बात करना चाह रहा था रेफ्रिजरेटर की। तो जो फ्रिज होता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वो कुछ अलग नहीं है इससे, सेम ही चीज़ है। तो फ्रिज में भी सेम रहता है, ये चीज़ गर्म रहती है, हॉट, और ये चीज़ जो है ठंडी रहती है, कोल्ड, ठीक है। लेकिन अब हीट यहाँ से खींचते हैं Q2, उसके बाद में वर्क इसके ऊपर होता है W, और हीट Q1, यानी कि ज़्यादा हीट रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा हीट रिजेक्ट की जाती है। सो Q2 प्लस W से Q1 आता है, Q2 प्लस W से, समझ रहे हो। और ये क्या है, Q1 माइनस W है ना। अरे भैया 100 में से 60 गया तो 40 बचा, Q1 माइनस W। यहाँ पे ये होता है कि ये मतलब वर्क किया गया 60, हीट खींची गई 40, मिलके 100 फेंक दी गई हीट। तो फ्रिज जो रहता है उसमें हीट बाहर फेंकते हैं, फ्रिज में अंदर ठंडी जगह से हीट निकालते हैं और बाहर गर्म जगह पे फेंकते हैं। इसलिए फ्रिज के पीछे अगर आप हिस्सा देखोगे, या फिर आजकल मॉडर्न जमाने में सामने साइड में देखोगे, अगर टच करके फ्रिज को, तो फ्रिज गर्म रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ गैसेज हो सकती हैं, भाप हो सकती है, स्टीम, है ना, कुछ गैसेज हो सकती है, अलग अलग चीज हो सकती है। चलो एनीवे, इसका एफिशिएंसी यूजुअली तो नहीं निकालते, इसका हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। अरे बाबा, ये जो ईटा है एफिशिएंसी है, क्या है ये, एफिशिएंसी, इसका नाम है एफिशिएंसी। यहां पे नॉर्मली एफिशिएंसी नहीं निकालते, फ्रिज का निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस का कोएफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है इट इज Q2, एक सेकंड ना, तो अच्छे से लिख दूं। सो ये होता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है, इस तरीके से रहता है। सो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और इसी को आप लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। और वही कहानी है कि अगर आइडियल वाला रेफ्रिजरेटर है, आइडियल वाला, तो दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए, अगर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर आइडियल नहीं है, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला सच है इसके लिए, वो है अल्फा इक्वल्स टू ये हीट वाला फॉर्मूला, Q2 बाई Q1 माइनस Q2। आई होप कि आपके सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब ये तो सब थियरी टाइप का दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी आई थिंक सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। यस, अगर एक आध फॉर्मूला कुछ रह गया होगा तो वो आगे आने वाली स्लाइड्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग कवर करते चले जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, कोई भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं आपका, डोंट वरी। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यूज पे, जिसका आपको सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग एमसीक्यूज। तो एक हीट इंजन जो कि काम कर रहा है T1 डिग्री सेल्सियस और T2 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, याद रखना। ये जो चीज है ना, यही आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एफिशिएंसी निकालने बोला है, ये तो बहुत इजी है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल रॉन्ग और वाहियात और गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि आप भूल रहे हैं बच्चा कि ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो टेम्परेचर रहता है ये केल्विन में होता है, ठीक है, सेल्सियस में नहीं होता है। इट इज नॉट इन सेल्सियस। याद रखिएगा कि ये सेल्सियस में नहीं होता है, सो इट्स नॉट इन सेल्सियस, इट इज इन केल्विन, ठीक है। तो केल्विन में रहता है, लेकिन आंसर इन लोग ने सेल्सियस में मांगा है। क्यों?
क्योंकि भैया क्वेश्चन में सेल्सियस दिया हुआ है, T1 डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री सेल्सियस। तो अब करेंगे क्या, तो ये जो फॉर्मूला है इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1। अरे भैया एलसीएम निकालो ना, T1 इंटू 1 इज T1, फिर माइनस T2 अपॉन T1, समझ गए। तो अब T1 होता क्या है, T1 प्लस 273। अरे जो भी सेल्सियस में दिया है उसमें 273 ऐड कर दो। वैसे जो T2 है वो क्या होता है, T2 प्लस 273, समझ गए। अरे भैया T1 होता है T1 प्लस 273, T2 होता है T2 प्लस 273। T1 को वापस से लिखो T1 प्लस 273। अरे केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिश्ता है, ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ है मेरे बहुत सारे वीडियोस में, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 273 माइनस 273 कैंसिल हो जाएगा बस। तो ईटा इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 273, दैट इज द आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 273, समझ गए बच्चा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ओके। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज P एंड V। ओके, तो शुरुआत में जो प्रेशर है मतलब P1 वो P के बराबर है, और एक सेकंड ना, P1 जो है, मैं थोड़ा ये पेन को पतला कर दूं, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया पेन। सो P जो है या P1 जो है वो P के बराबर है, so P1 इज P और V1 इज V, ठीक है। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस किया गया, सबसे पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, और वॉल्यूम बढ़ा के कर दी गई कितनी, V2 हो गई 9V के बराबर। अरे भैया V का 9V बन गया यार, तो V2 हमारा 9V है ना, लेकिन P2 नहीं दिया है तो वो P2 निकालना पड़ेगा। अबे पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम V थी, लेकिन बाद में जो वॉल्यूम है वो 9V हो गई, लेकिन प्रेशर कितना हो गया पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद एक प्रोसेस किया गया जो कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस किया गया और वॉल्यूम जो है फिर से घटा के 9V से घटा के V कर दी गई, तो ये कुछ और नहीं बल्कि V3 है। क्या है बच्चा, ये V3 दिया हुआ है, सो दिस इज V3। अब इन लोग पूछ रहे फाइनल प्रेशर क्या होगा, यानी कि इनको तलाश है P3 की, तो पहले हमें P2 निकालना होगा, तभी तो हम लोग भैया P3 पे जा पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चा। तो चलो इसी को हम लोग खाली पेज पे जरा अच्छे से लिख लेते हैं, ये खाली स्लाइड में अच्छी स्लाइड लेते हैं, मजा नहीं आ रहा इस बेकार से कलर में। ओके, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो प्रेशर P1 दिया हुआ है किसके बराबर, P के बराबर। प्रेशर वॉल्यूम V1 दिया हुआ है V के बराबर। फिर प्रेशर P2 दिया गया है प्रेशर P2 दिया नहीं गया है, निकालना है, और वॉल्यूम V2 दिया गया है 9V के बराबर। हाँ किनारे बच्चा। फिर प्रेशर 3 पूछा गया है और वॉल्यूम V3 दिया गया है V। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है उसे कहा गया है आइसोथर्मल, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। फिर यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है उसे कहा गया है एडियाबैटिक। ये सारी बातें हमें याद रखनी है, क्योंकि आइसोथर्मल में फॉर्मूला काम आता है PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबैटिक में काम आता है PV रेज टू गैमा इज कॉन्स्टेंट। तो ये बात कोई भी भूलेगा नहीं। चलो ठीक है, तो पहले ये वाला काम कर लेते हैं, P2 निकाल लेते हैं। तो सुनो, पहला हम लोग कर रहे हैं आइसोथर्मल वाला। कौन सा कर रहे हैं, आइसोथर्मल। तो पहले बात चल रही है आइसोथर्मल की। तो जब आइसोथर्मल की बात चलेगी तो भैया P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आएगा। क्यों, क्योंकि PV इज अ कांस्टेंट। सो P2 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, P1 V1 डिवाइड बाय V2, है ना। तो चलो, तो प्रेशर P2 यहां से हमें मिल जाएगा बच्चा। सो प्रेशर P2 कितना आएगा, P1 की वैल्यू है P, V1 की वैल्यू है V, और जो ये वॉल्यूम है उसकी वैल्यू है 9V। सो V कैंसिल हो गया, सो प्रेशर P2 इज P/9। चलो ये तो हमें मिल गया, प्रेशर P2 जो है वो P/9 है। चलो ये तो अलग बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड प्रोसेस पे, जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक। अभी जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसके अंदर P1 V1 रेज टू गैमा, अच्छा एक सेकेंड, P2 V2 रेज टू गैमा से शुरू करो, फिर P3 V3 रेज टू गैमा तक जाओ। क्यों, अरे क्योंकि शुरुआती एडियाबैटिक प्रोसेस की P2 से हो रही है, फिर P3 तक जा रहे हैं लोग। अरे हाँ क्या ना मेरा बच्चा, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलों, आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं बेटा। सो इस तरीके से, सो बेसिकली हमें निकालना है P3 निकालना है ना। सो P3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P2 V2 रेज टू गैमा डिवाइड बाय V3 रेज टू गैमा। अरे बाबा P3 निकालना है तो V3 को नीचे लेके जाओ ना,
सो P2 V2 रेस टू गैमा तो ये हो गया और V3 नीचे आ गया। सो P3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, प्रेशर P2 कितना है, P/9 है, P/9। अरे हाँ किया ना मेरा बच्चा, गैमा को कॉमन ले लो। V2 कितना था अपना, V2 था 9V और V3 कितना था, V3 था V, तो यहां से V कैंसिल हो गया। अच्छा ये गैमा का क्या करें, तो गैमा के लिए क्वेश्चन में फिर से जाना होगा, इस स्लाइड को हटा देते हैं, किसी काम की नहीं है। तो हमें फिर से क्वेश्चन पे जाना होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, यानी गैमा की वैल्यू 3/2 है। गैमा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/2, ठीक है। तो एक इजी नंबर दिया हुआ है गैमा, तो जो क्वेश्चन में दिया वही ले लो, ठीक है। आपको मालूम है, जानकारी है कि गैमा 1.67 होता है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, रिजिड वाले डायटोमिक के लिए 1.4 होता है, 1.28 होता है किसी और के लिए, बट वो जानकारी अलग बात है। क्वेश्चन में जो दिया है वो यूज करोगे ना आप लोग यहाँ पे। तो लिसन, यहाँ पे आ जाएगा आपका P3 इक्वल्स टू P/9 इंटू 9 रेस टू 1.5। ये कैसे आया 1.5, क्योंकि 3/2 दिया हुआ है। अरे हाँ क्या ना, 3/2 दिया हुआ है, चलो 3/2 लिख लेते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो कहानी कुछ ऐसी है कि इसका मतलब क्या होता है। बच्चे इसको देख के घबरा देंगे, आधे बच्चे बोले भाई इसके आगे अपन कर ही नहीं सकते। नहीं बेटा, बहुत ही बचकान है। ये 9 के ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, 9 के ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 9 को 3 बार लिखो, और फिर 1/2 लिखा हुआ है मतलब रूट ले लो, 1/2 लिखा हुआ है मतलब रूट ले लो। जब आप लोग रूट लोगे तो होगा ये कि जो 2 9 है उसका रूट 1 9 बन जाएगा। अरे 2 9 का रूट क्या आ जाएगा बेटा, 1 9 आ जाएगा, तो चलो वो बाहर आ गया। अब ये जो 9 है इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट आएगा 3, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है ना। अरे हाँ के ना रे बच्चे, अगर तुम लोग को ये बेसिक बातें नहीं समझ में आ रही बेटा, कैसे चलेगा काम। तो इस चीज को मैं ऐसा लिखता हूं, एक तो लिखता हूं 9 इंटू 9 और एक लिखता हूं 3 इंटू 3, क्योंकि ये जो 9 है ये 3 इंटू 3 है। तो इन दो में से एक 9 चुनो, इन दो में से एक 3 चुन लो, वो बाहर आ जाएगा रूट के, तो 9 इंटू 3 ऐसा आ जाएगा। सो ये कैंसल हो गया। सो आंसर है P3 इज 3 टाइम्स P, ठीक है। सो P3 3 टाइम्स P, सो दैट इज द आंसर। चेक कर लेते हैं। So 3 times P, option C is the right answer. Let's check the answer. Yeah. So it is 3P. Can you see that? So third वाला जो प्रेशर आया P3, 3P के बराबर है। I hope के सगळ्यांना समजलं आहे। समजलं की नाही रे बाबा? कळलं ना सगळ्यांना? डोक्यात घुसलं की नाही? हो की नो? काय म्हणताय रे बाबा? जोरात सांगा. Okay, fine. So if a gas is compressed isothermally, then the RMS velocity of the molecules is. So अगर गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस कर दिया जाए, एक गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस कर दिया जाए, तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या रहेगा। तो गैस को अगर हमने आइसोथर्मली दबा दिया, आइसोथर्मल वर्ड याद रखना, बहुत काम का यहाँ पे। सो डेल्टा टी 0 है, तो आरएमएस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि टी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक सेकंड, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये तो भैया अपना केटीजी वाला प्रॉब्लम लग रहा है। तो केटीजी में था 3RT/m0, ठीक है। तो 3RT/m0, तो इस तरीके से था। तो VRMS इज मतलब रूट, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज √ 3RT/m। अब देखो सुनो, यहां पर 3 तो पहले से कांस्टेंट है, R भी पहले से कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी पहले से कांस्टेंट है। अब प्रोसेस में भी आइसोथर्मल बोल दिया, यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। अबे तो वेलोसिटी इन सब चीजों पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब वेलोसिटी खुद भी कांस्टेंट है। तो अगर उसे कंप्रेस किया भी गया, किसी गैस को कंप्रेस किया भी गया आइसोथर्मली, तो वेलोसिटी फिक्स रहेगी, तो इट रिमेन्स द सेम। सो रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी। अरे मेरे भाई यहाँ पे देखो ना यार, किसी चीज पे आरएमएस वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो कंप्रेस करो, एक्सपांड करो, अगर आइसोथर्मली हो रहा है तो वी डोंट केयर, ठीक है, वी डोंट केयर सिंपली। यहां पे ध्यान देंगे सब लोग कि डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू n मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस। तो डेल्टा क्यू जो है हीट दी गई है n मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस को, ठीक है। तो एक डायटोमिक गैस है जिसके n मोल्स हैं, उसको डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर याद रखना। तो डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला है वो NCP डेल्टा T, सभी को मालूम है। डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अच्छा तो ये भी हमको मालूम है भैया। इसका जो फॉर्मूला है इट इज NCV डेल्टा T। उसके बाद फिर क्या बोला है, वर्क डन इज डेल्टा W, तो ये भी हमको मालूम है, दिस इज व्हाट NR डेल्टा T, ठीक है। तो देन
रेशियो ऑफ डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा क्यू क्या होगा? तो सुनो, इस चीज का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो पहले वर्क डन का ले लेंगे, सो एन आर डेल्टा टी, फिर ये ले लेंगे कौन सा, ये वाला इंटरनल एनर्जी वाला, सो एन सी वी डेल्टा टी, और उसके बाद में आ गया एन सी पी डेल्टा टी, है ना, क्योंकि लास्ट में डेल्टा क्यू है। सो एन सी पी डेल्टा टी, समझ में आ रहा है बेटा? अरे करता है ना सगळ्यांना कि नहीं? तो यहाँ पे एन और डेल्टा टी, एन और डेल्टा टी, एन और डेल्टा टी कैंसिल हो गया, हाँ क्या ना? हाँ ना बच्चा? तो यहाँ पे बचा सिर्फ आर, यहाँ पे बचा सी वी, यहाँ पे बचा सी पी। अच्छा, अब ये कौन सी गैस है? ये है डायटोमिक गैस। तो जब डायटोमिक खाली लिखा हो, रिजिड नॉन रिजिड ना बोला गया हो, तो हमें ये मान के चलना है कि वो रिजिड ही है। क्या है? रिजिड ही है। तो डायटोमिक गैस जो है वो रिजिड है। सो रिजिड डायटोमिक गैस। तो इसके लिए सुन लो, ध्यान से सुनो, ये चीज मैंने केटीजी चैप्टर, जो पिछला चैप्टर था ना, उसमें बहुत ही डिटेल में समझाई हुई है। तो पिछला चैप्टर का एमएसटी सीडी आप लोग बाद में देख लेना। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा हूँ, खाली उसको देख लो, काम बन जाएगा। तो सीवी की वैल्यू होती है, एक सेकेंड ना, सीवी की वैल्यू ना, सो इट इज 5/2r, 5/2r रहता है सीवी। और सीपी की जो वैल्यू रहती है वो रहता है 7/2r। क्या रहता है बच्चा? 7/2r। तो ये होती है सीपी की वैल्यू। तो सीवी की वैल्यू 5/2 है और सीवी की जो वैल्यू है 7/2 है। समझ में आ रहा है बच्चा सभी को कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां जब हम लोग पुट करेंगे तो R ही रहेगा, सीवी के बदले आ जाएगा 5/2r और सीपी के बदले आ जाएगा 7/2r, जहां से हम लोग इस R को उड़ा देंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? ध्यान से देखिए बच्चा। तो यहां पे हमारे पास बचने वाला है R इज इक्वल्स टू, सॉरी, बचने वाला है 1:5/2:7/2। ध्यान से देखो, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे 5/2 बचेगा, यहां पे 7/2 बचेगा। अब सुनो, इन दोनों में जो 2 है ना, तो 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, और 2 से 2 डिवाइड होकर यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा। तो 2:5:7। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि सभी के भेजे में ये बातें घुस चुकी हैं। अरे हाँ क्या ना बेटा, देखिए, चलिए। अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अरे भैया मजा अगर आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कर दो यार, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार प्लीज, ठीक है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके भाई बंधुओं तक ये लेक्चर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके? ओके, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पे ये बोला है कि एक आइडियल गैस है जिसका गैमा 1.5 है। तो चलो, तो गैमा की वैल्यू 1.5 दी हुई है, उसको कंप्रेस किया गया 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि V2 जो है V1 का /4 है, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम जो भी रही होगी V1 उसको 1/4 कर दिया गया ना, 1/4, तो मतलब V2 इज V1/4। ओके, रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। तो यानी कि इनको क्या चाहिए? P2/P1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए बच्चा इनको? P2/P1 की वैल्यू। चलो निकाल लेते हैं। तो हमें मालूम है कि PV⁻γ इज कांस्टेंट, ठीक है, आइडियल गैस के लिए, एंड PV⁻γ इज कांस्टेंट है। तो यहां पे आ जाएगा P1V1⁻γ इज P2V2⁻γ। हमें चाहिए रेशियो ऑफ P1/P2, है ना, P1/P2 चाहिए ना, फाइनल टू द इनिशियल चाहिए, सॉरी, तो P2/P1 चाहिए। क्या चाहिए? P2/P1 चाहिए। अरे फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर बोला हुआ है इधर, तो P2/P1 चाहिए, मतलब V2 को उधर ले जाना पड़ेगा। अबे भैया ये P1 को नीचे ले जाओ बच्चा, P2 के नीचे P1 को ले जाओ, फिर V1 के नीचे V2 को ले जाओ और रेज़ टू गैमा कर दो। क्या है? तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? P2/P1 इज इक्वल्स टू V1, तो V1 ही रहेगा, लेकिन V2 हो जाएगा V1/4, क्योंकि V2 क्या है? V1/4 है, समझ गए? और यहां से अब कैंसल हो जाएगा V1 और V1, ये कैंसल हो गया। अब आगे आ जाएगा P2/P1। अच्छा, ये जो नीचे था 1/4, ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा, तो 4:1.5 आ जाएगा। अब 1.5 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3/2, है ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? 4×4, क्योंकि 3 बार ऐसे दिया हो तो 4×4 लिख सकते हैं, और रेज़ टू हाफ है, मतलब उसको रूट लिख सकते हैं, जिसको हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई करके 4×4 2×2 कर सकते हैं। अरे हाँ क्या ना मेरा बच्चा, कर सकते हैं ना, 4×4 फिर 2×2 कर सकते हैं। एक सेकेंड, वहां पे कलर अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं कलर चेंज करता हूं। सो ध्यान देंगे सभी लोग। सो 4×4 आएगा, फिर 2×2 आएगा,
दिख रहा है बेटा, 4 इंटू 4 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका P2 बाई P1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक सेकंड, अंडर रूट हटा दो, ये दो 4 में से एक 4 बाहर आएगा और ये दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, सो 4 इंटू 2 इज 6, तो 6 बाई 1 या 6:1 इज द आंसर, दैट्स इट। तो 6:1, अरे किधर गया रे बाबा, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? सॉरी 6 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ये 4 2 6 कहाँ से हो गया, कौन सा मैथ्स पढ़ रहा हूँ मैं भी यार। 4 2 8, 4 + 2 कर दिया मैंने, तो 8:1 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अरे कर कि नहीं रे बाबा, अरे हो जाती है मिस्टेक बाबा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है सेनोरिटा। ओके आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट, 8:1 इज राइट आंसर। यहां आ जाते हैं। अरे यार ये कंप्रेशन वाले कितने हैं यार, सेम टू सेम है, ये तुम लोग कर लो, ये होमवर्क है। अरे बाबा क्या गुंडा बनेगा रे तू, सेम क्वेश्चन है। ओके यहां आ जाते हैं। हाँ, दिस सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग कि इन ऑर्डर टू, ये देखो 2021 का क्वेश्चन है। सो इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 किलोमोल ऑफ अ गैस, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 1 किलोमोल, एन इज 1 किलोमोल, मतलब 1000 मोल्स। सो 1000 मोल है, 1000 मोल, और एडियाबैटिकली कंप्रेस किया, भैया एडियाबैटिक इक्वेशन लेना पड़ेगी। वर्क डन इज 125 किलो जूल, अरे कंप्रेस किया और वर्क डन है तो नेगेटिव आएगा, सो वर्क डन इज -125 किलो जूल, याद रखना। फिर उसके बाद इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाई 6 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो 6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो भी करेंगे ना वो 6 आ रहा है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस अगर 6 बढ़ता है तो केल्विन में कितना बढ़ेगा, अगर डिग्री सेल्सियस में 6 बढ़ता है तो केल्विन में कितना बढ़ेगा, तो बच्चे बोले ऐसा बहुत ईजी है, केल्विन बोले तो जो भी सेल्सियस में रहता है उसमें 273 ऐड कर देने का, तो 273 में 6 ऐड करेंगे 279 हो जाएगा। गलत गलत गलत, बिल्कुल बकवास, रॉन्ग हो गया बच्चा, रॉन्ग हो गया। यही छोटी छोटी चीजें ना सीटी में मार्क्स आपके गला सकती हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं 100 डिग्री सेल्सियस में से 0 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे 100 आता है, बराबर। केल्विन की अगर बात करेंगे तो ये देखो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बोलते हैं 373, और 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं 273, आंसर वही आ रहा है। तो जब हम डिफरेंस लेते हैं ना, डिफरेंस जब लेंगे ना, T2 - T1 करेंगे ना, तो सेल्सियस में भी सेम आएगा और केल्विन में भी सेम आएगा, तो इसलिए ये गड़बड़ मत कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, तो ये गड़बड़ मत कर देना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, साइड में लिख देता हूँ। चलो ठीक है, तो T2 - T1 6 केल्विन है, याद रखना, T2 - T1 6 केल्विन। चलो ओके, तो 6 केल्विन, तो ऐसा यूनिट में आ चुका है। अब क्या बोला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.3, ठीक है। अब पूछा क्या है, मिक्सचर ऑफ द मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, कौन सा गैस, ठीक है। तो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वर्क की बात चल रही है। सो एडियाबैटिक वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक वर्क। अबे जब एडियाबैटिक की बात चलेगी तो एडियाबैटिक वर्क का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। सो NR T2 - T1 अपॉन 1 - गैमा। अरे हाँ के ना मेरा बच्चा, मेरा प्यारा मेरा बच्चा, मेरा अकल का पुतला बेटा, ये लिखवाया था ना मैंने कहीं ना कहीं, ये लिखा है ना हम लोगों ने, वी हैव रिटन दिस समवेयर राइट। हाँ के ना रे बाबा, लिखा है ना, या परफेक्ट। सो NR T2 - T1 1 - गैमा, वी हैव रिटन इट हियर। सो लिखा हुआ ये पहले से ही, ओके फाइन। सो वी आर करंटली ऑन दी 25th स्लाइड, फाइन। सो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए सभी लोग। सो वर्क डन है -125 किलो जूल, किलो मतलब 1000, और हमारे पास है 1000 मोल्स, 1 किलो मोल सब्सटेंस, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर में जो बदलाव है 6 केल्विन, और 1 - गैमा की वैल्यू कितनी है बाबा, गैमा की वैल्यू कितनी है, कौन सी गैस है ये, इन ऑर्डर टू कंप्रेस परफॉर्म प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। अच्छा वही पता करना है कि भैया गैस डायटोमिक है, मोनोटॉमिक है, रिजिड है, डायटोमिक क्या चीज है, ट्रायटोमिक है, क्या है, तो गैमा निकालना पड़ेगा। गैमा की वैल्यू से एक आइडिया मिल जाएगा कि भैया गैस कैसी है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ओके। तो मैं क्या करता हूं, 1000 को कैंसिल कर देता हूं। तो पहले हम लोग करेंगे 1000 को कैंसिल, यहां से 1000 ऐसे 1000 चला गया, बराबर है। अब इस 1 - गैमा को इधर ले आओ, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया -1 माइनस गैमा। अबे मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, ये माइनस को इधर ही अपने हाल पे छोड़ दो यार, और 1 माइनस गैमा को ले आओ इधर। राइट साइड में 8.3 इंटू 6 लिखा है, उसके नीचे 125 को ले जाओ। अबे 125 को उठाओ नीचे ले जाओ, 1 माइनस गैमा को ऊपर ले जाओ, ठीक है। ओके, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये गैमा -1 बन जाएगा। अरे फ्लिप हो जाएगा रे बाबा, 1 माइनस गैमा का गैमा -1 हो जाएगा। चलो ये हो गया। अच्छा 6 3 जा 18, 1 कैरी, फिर 6 8 जा 48 बन जाएगा 49। तो 49.8 आ रहा है, डिवाइड बाय 125 आ रहा है। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली निकालने की कोशिश करूं तो ये है 50 और ये 125, 50/125, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 2 जा एंड 25 5 जा, और 2/5 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो 0.4 आ जाएगा। अरे 2/5 0.4, तो ये आ रही है किसकी वैल्यू, अरे सॉरी गैमा -1 की वैल्यू है। ये मैंने थोड़ा सा गैमा खाली लिख दिया है, गैमा की वैल्यू नहीं है ये, गैमा -1 की वैल्यू है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ गैमा -1। अरे देखो रे बाबा देखो, ठीक है। सो गैमा -1 की वैल्यू आ रही है 50/125 यानी कि नियरली 0.4। तो गैमा की वैल्यू कितनी आएगी, सो देयरफॉर गैमा, ध्यान दीजिए बच्चा, सो देयरफॉर गैमा इज 1 + 0.4। अरे गैमा -1 0.4 है, तो गैमा इज 1 + 0.4, सो गैमा इज 1.4। और गैमा 1.4 किसका होता है, याद करो। सो इट इज रिजिड डाइएटॉमिक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परफेक्ट। अरे कर लगे नहीं रे बाबा, करना ना, इट वॉज डैम इजी। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, रिजिड डायटोमिक। आगे बढ़ते हैं। एक कंटेनर है जिसमें वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दिया, तो चलो V दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, और डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक कंटेनर है, उसको 2 इक्वल हिस्से में बांट दिया गया। फिर आगे क्या बोला है, 1 पार्ट हैज एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, तो यहाँ पे 300 केल्विन पे एक गैस है, एंड द अदर पार्ट इज वैक्यूम। अच्छा, अरे हमको सिखा रही है, एड़ा बना रही है, वैक्यूम है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आने वाला है, कुछ सॉल्व करना नहीं है। ओके, फिर क्या है, द होल सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो बोले तो ये जो दीवारें हैं कोई आम दीवार नहीं है, थर्मस जैसी दीवार है, थर्मली इंसुलेटेड है, न हीट आ सकती है न हीट जा सकती है, ठीक है। ओके, फिर क्या किया, अगर पार्टीशन, ये जो पार्टीशन इसको रिमूव कर दिया गया, जो बीच में दीवार ऐसे अगर हटा दिया गया, तो गैस एक्सपांड होगी, जाहिर सी बात है गैस यहाँ से एक्सपांड हो जाएगी। फाइनल टेम्परेचर तो गैस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वैक्यूम है, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो एक्सपांड होने में से कोई मेहनत ही नहीं करनी है, वर्क डन 0 है। समझ में आ रहा है, और हीट भी आ जा नहीं सकती, तो टेम्परेचर विल नॉट चेंज। तो सुनो, डायरेक्टली आंसर 300 आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके पीछे का रीजन लिखने को किसी ने बोला, सपोज किसी ने बोला कि भैया इसका रीजन बताओ, तो तुम लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अरे मेरा बच्चा, अरे आंसर तो वही आया, क्योंकि देखो वैक्यूम है, वैक्यूम के खिलाफ अगर गैस को एक्सपांड करना है, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके मॉलिक्यूल्स को कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी, तो वर्क डन 0 रहेगा रे बाबा। और हीट वैसे भी अंदर आ जा नहीं सकती, तो हीट का ट्रांसफर भी 0 है, वर्क डन भी 0 है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W, बट डेल्टा Q इज 0, डेल्टा W इज 0, तो यहाँ पे डेल्टा U इज 0 आ गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो टेम्परेचर भी चेंज 0 रहेगा। समझ गए, तो टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, सो सेम आएगा। चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, 300 ही रहेगा। अरे कर लो कि नहीं रे बाबा, आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर रही हैं। आगे आ जाते हैं, देख लो आंसर दिया हुआ है ना, वही, देयर विल बी नो चेंज, ऑप्शन बी। चलो ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। ना, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सही नहीं है। एक आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है, तो टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन इसको मार्क मत कर देना। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है, गलत। आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही धीरे से करना पड़ता है, वरना दुनिया में आइसोथर्मल प्रोसेस कभी नहीं होगा। बहुत ही स्लो करना पड़ता है, इतना स्लो कि ऐसा लगता है कि प्रोसेस चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को जो धीरे धीरे चल रहा है कि लगता है कि चल ही नहीं रहा, उसे हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक, बहुत ही धीरे धीरे करना होता है ये, बहुत ही धीरे धीरे।
तो प्रोसेस वेरी फास्ट से गलत है, यही वाला आंसर आएगा। सो दिस इज द आंसर। बाकी दो स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पीवी को कांस्टेंट है, तो सही है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चा पीवी कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी बदलती नहीं है, सही बात है। डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो रहेगा, डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है, ये सब कुछ सही है, परफेक्ट है। सो दीज स्टेटमेंट्स आर राइट। तो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, द प्रोसेस इज वेरी फास्ट, और यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो आंसर देख लो रे बाबा, ठीक है। प्रोसेस इज नॉट वेरी फास्ट। आइडियल गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पे है, कंप्रेस किया गया। अरे क्या रे, कंप्रेशन के कितने आएंगे रे क्वेश्चन रे, छोड़ो इसको, ये होमवर्क है तुम लोग का। क्या है रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। मतलब क्या है पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं निकाले थे चुन चुन के, वो लेके मैंने पीपीटी बनाने वाले को दे दिए। उनको मैंने बोला कि थोड़ा रैंडम ऑर्डर में शिफ्ट कर देना, तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गए सेम टू सेम वाले। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। आइडियल गैस है जिसका प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, और एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस में गया जिसमें क्या बोला है कि dW 0 है और dQ लेस देन 0 है। तो उस गैस के लिए क्या बोल सकते हो? सुनो सुनो, एक सिंपल सा कोई तो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, और एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, dW 0। तो सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करो, तो डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब इसमें क्या बोला, डेल्टा Q लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव है। अरे डेल्टा Q इज लेस देन 0, डेल्टा Q इज लेस देन 0, डेल्टा Q इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और डेल्टा W कितना दिया, 0 दिया, तो इसका मतलब होगा डेल्टा U इज नेगेटिव। अरे ये चला गया रे बाबा, 0 हो गया ना, मेरे प्यारे प्यारे अकल के बदले 0 हो गया ना, और ये नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा U नेगेटिव आ गया, तो डेल्टा U नेगेटिव मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अरे बाबा टेम्परेचर रिड्यूस होगा ना, जब डेल्टा U नेगेटिव हो रहा है, 0 से नीचे जा रहा है, तो टेम्परेचर भी तो कम होगा। सो T विल डिक्रीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं बाबा? जिसको जो चीजें भी समझ में नहीं आ रही हैं वो लोग क्या करेंगे कि जिस टाइम पे मैंने जो सिखाया है, मान लो कि 59 मिनट 20 सेकेंड्स पर मैंने कोई चीज सिखाई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करो 59 डॉट डॉट, ऐसा टाइप करो 59 डॉट डॉट 20 सेकेंड, और फिर वो लिखो कि सर ये समझ में नहीं आया। वरना तुम लोग सवाल पूछो कमेंट में, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा तुम लोग कौन सी पार्ट की बात कर रहे हो? भाई लेक्चर 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, मैं कहाँ ढूंढते बैठूं कौन सा सवाल पूछ रहे हो तुम लोग। सो ऐसी गलती मत करना। चलो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। आगे आ जाते हैं। ये फिर से एक्सपांशन आ गया रे बाबा, दिमाग की हट रही मेरे। सो आइडियल गैस एक्सपांडेड आइडियाबैटिकली है, कितना ज्यादा हो जाएगा तो RMS। चलो ठीक है होमवर्क। अरे बाबा सेम टू सेम है सब। फिर ये क्या है, वापस कंप्रेस्ड, एक्सपांड कंप्रेस सब यही चल रहा है। ओके, आइसोबारिक के लिए थोड़ा सा अलग है। तो आइसोबारिक के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सो आइसोबारिक के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस? सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? आइसोबारिक प्रोसेस, प्लीज याद रखना। प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, सही है। देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम व्हेन वर्क इज डन, तो वर्क जब किया जाएगा तो वॉल्यूम बदलेगी, प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम बदलेगी, सही है, ये होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज, फॉर्मूला क्या था, P इंटू V2 माइनस V1, याद करो। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन ऐसा था तो वॉल्यूम बदलती है, ठीक है, तो ये भी सही है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, आइसोबारिक बोला, आइसोथर्मल थोड़ी ना बोला है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज इज यूज्ड टू डू वर्क टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, हाँ वो ठीक है ना, एनर्जी जो भी दी गई उससे इंटरनल एनर्जी में भी बदलाव आएगा, हाँ ठीक है। बिकॉज लिसन सुनिए, अपने पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा W इज व्हाट, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ऐसा करके है ना। तो अब ये जो है एनर्जी एक्सचेंज इज यूज्ड टू डू वर्क, अरे तो भैया जब ये चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, तो वही हमारा आंसर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंडरस्टूड। अरे सभी के भेजे में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है बाबा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये वाला देखिए, ये कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो यहां पर क्या दिया है, सुनो, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V, और V क्या है, वॉल्यूम है, तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V दिया, और V जो है वो वॉल्यूम है। सो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V, यानी कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू हाफ, यानी कि TV रेज टू हाफ इज अ कांस्टेंट, ठीक है, TV रेज टू हाफ इज अ कांस्टेंट। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक,
और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर लेना नहीं, प्रेशर फिक्स है और एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें प्रेशर नहीं आता बल्कि टेम्परेचर और वॉल्यूम आता है? तो वो है TV raised to gamma minus 1 इज कांस्टेंट। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, इसे कह दूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा कि TV raised to gamma minus 1 इज सेम एज TV raised to हाफ। सो देयरफॉर gamma minus 1 की वैल्यू ही हाफ है। सो देयरफॉर गैमा हो जाएगा 1 प्लस हाफ। सो गैमा हो जाएगा 3/2, यानी कि गैमा हो जाएगा 1.5। सो ये एक तरीके से मान लो कि डायटोमिक गैस है, ठीक है, 1.5 वाला। ओके, एनीवे, सो दिस इज द आंसर। आई होप कि सभी की बेजे में बातें घुस चुकी हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पे वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए हैं, आप लोग आराम से प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग ने भी काफी सारे सवाल सॉल्व कर लिए, अलग अलग टाइप के सॉल्व कर लिए। सो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं बच्चा। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो कॉलेज एंड क्लासेस के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा ऑडियंस रहेगी तो फिर मैं एकदम डायरेक्टली आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें ला के दूंगा, फ्री के बहुत सारे बैचेस और भी लेके आऊँगा एंड आपको और भी हायर लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं नीट और JEE उसके लिए भी पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिए ये सारी चीज़ें एंड ये आप लोग प्लीज़ सॉल्व कीजिए ये सारी चीज़ें। ये सब कुछ ऐप के ऊपर अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। सो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।